अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब। कभी आपने ये सोचा है, यूँ कहें कि मैंने कभी आपको बताया नहीं कि हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज मैं इस तरह से क्यों करती हूँ कि एक नई सुबह है, नई सोच है, नया दिन है, क्योंकि हम इस नई चीज की इंटेंसिटी को कभी महसूस ही नहीं करते। हर रोज एक नया दिन मिलना उन्हीं नेमतों के साथ जो रोजाना हम कैश करते हैं, लेकिन यकीन करें इसका अंदाजा हमें सिर्फ तब तक नहीं होता जब तक वो चीज हमारे पास रह नहीं जाती। किसी चीज की कमी का एहसास हमेशा मैं कहती हूँ तब होता है जब वो हमारी जिंदगी में आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो थी नहीं, इसकी तो बड़ी अशद जरूरत थी हमें। तो आज जुम्मे का दिन है, आप सबको प्रोग्राम के आगाज में जुम्मे का दिन बहुत 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 मुबारक हो। और हर जुम्मे के प्रोग्राम में ये बात खास तौर पर करने का मकसद ये होता है कि अगर जुम्मे के दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। और इस्लाम जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें ये छोटे छोटे बोनस पॉइंट्स जो हैं वो हमें सिर्फ इसलिए दी जाते हैं ताकि हम अपने अल्लाह को मना सकें। तो आज खास तौर पर जुम्मे का एहतमाम करें, गुस्ल करें, खुतबा, मिंबर और मेहराब की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसको जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए उस तरह से आजकल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। क्योंकि जब आप खुतबा सुन रहे होते हैं या आप खुतबा दे रहे होते हैं, मिंबर और मेहराब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो 4 खानदान आपके पास बैठे होते हैं, 4 लोग नहीं, उन 4 खानदानों को आपने उस मेंबर और मेहराब से सिखाना होता है। तो जिस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो खास तौर पर आज के दिन का एहतमाम करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस बात से कर लेते हैं कि जब मैंने अपनी डिग्री का आगाज किया तो मुझे गाइडलाइन, सिमत और मेरा मकसद बताने वाले बहुत सारे अच्छे लोग मेरे वालिदैन के तौर पर, उसके अलावा मेरे साथीज़ा के तौर पर मेरे साथ मौजूद थे। लेकिन हमारे पास हमारे इर्द गिर्द 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो टोटली रिलाई करते हैं उन लोगों पर जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनकी नजरिए से सोचना, वो क्या समझते हैं, वो आपके माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, दोस्त अहबाब हैं, व्हाट्सएवर। तो एक लोग वो होते हैं जो सुनते हैं बाकायदा, अपने इर्द गिर्द लोगों की मानते हैं, लेकिन एट द सेम प्लेस हमारे पास ऐसी कैटेगरी भी मौजूद है जो कि डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं और कभी नहीं सोचते कि XYZ क्या सोचेगा। जो उन्होंने पावर से फैसला ले लिया उस फैसले पे कायम दायम रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं और आखिरकार अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत होती है, उन लोगों का क्या जिन्हें सिमत की जरूरत होती है, उन लोगों का क्या जिन्हें गाइडलाइन की जरूरत होती है। इसके लिए एक पॉइंट ये भी कि पहले हमारे पास सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग, XYZ एक आदि फील्ड हमारे पास और थी। नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। इतनी सारी फील्ड है, इतने सारे काम है करने के लिए। और मैं हमेशा, आपने बहुत दफा मुझे कहते हुए सुना होगा कि मैं कहती हूँ कि आप कोई भी काम करें इस तरह से करें कि आपकी एक्सपर्टीज को कोई मीट ना कर सके। तो आपने जिंदगी में क्या करना है, आपने डिग्री कौन सी करनी है, उस डिग्री को आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। यूथ के लिए स्पेसिफिकली आज का प्रोग्राम सिर्फ ये बेस करता है इस बात पे कि आप जो करना चाह रहे हैं, इवन दो कुछ भी करना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग अ न्यूज कास्टर, बीइंग अ XYZ, कोई भी फील्ड ले लें आप, लेकिन आप उसका जब आगाज करते हैं तो उसको इतने अच्छे से करें कि कोई भी आपको आपकी एक्सपर्टीज को मीट ना कर सके। तो आपके पास खुला ऑप्शन है, कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हैं कि आजकल हर चीज की बहुत ज्यादा डिमांड भी है, बशर्ते कि आपकी तरह वो काम कोई ना कर सके। तो किस तरह से आपने इंतखाब करना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को पॉलिश कैसे करना है कि आप किस तरह से एक्सपर्ट हो सकते हैं। तीसरी बात, आपने उस चीज में कामयाब कैसे होना है। स्टेप बाय स्टेप कैटेगोरी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। राहत मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कासिम अली साहब के शागिर्द खास हैं। और चूंकि फ्राइडे का प्रोग्राम हम उनके साथ ही करते हैं तो आज वो गैर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह हमें इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। और आप सबको भी, देखने वालों को सुबह बहुत बहुत बखैर हो, आप अपने अच्छे से अपने दिन का आगाज करें। एक डिटेल इंट्रो करने के बाद मेरी कोशिश ये है कि ग्रेजुअली छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। सबसे पहला सवाल ये कि फाइनली मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे वालिदैन और हम इस चीज़ से निकल आए हैं कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है राज साहब, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पे कायम और दायम है कि इन जैसी फील्ड कोई नहीं है, जो कि नो डाउट। लेकिन आपको लगता है कि पहली पॉलिसी वालिदैन से, घर से आगाज करती हूँ कि ये लेट देम डू वाली पॉलिसी जो है, मेरे ख्याल से अब वालिदैन को और आपके इर्द गिर्द असातिज़ा को भी, आपसे मुस्लिम कोई भी ताल्लुक हो, उससे लेट देम पॉलिसी वाली जो है ना वो अपना लेनी चाहिए कि आपका बच्चा या आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब जो करना चाहते हैं उन्हें एक दफा वो करने दिया जाए।
जी, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आपका इंट्रो माशाल्लाह बहुत पावरफुल था और इंट्रो सुनते हुए चंद एक चीज़ें मेरे जहन में आई हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। एक तो आपने बड़ा अच्छा आगाज़ किया यूथ के हवाले से, मुझे खुशी हुई कि आपने शुक्रगुजारी का जिक्र किया। देखें, हम जब कुरान खोलते हैं तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रही है, पहला आगाज़ उसका शुक्र है, उसके बाद फिर दुआ है, मांगना है, देना है, लेना है और सारे अहकामात सारे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने शुक्रगुजारी का जिक्र किया। हमें हर दिन अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी आंखें खुली हैं, हम देख रहे हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं और इसकी ताज़ा हवा को और इसमें मौजूद नेमतों को ना सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि हमारे ऊपर वो लातादाद उनका नज़ूल जो है वो हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, कैरियर काउंसलिंग का आपने बात की और पेरेंट्स उस चीज़ से निकल रहे हैं। मैं इस बात से अभी मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करूँगा क्योंकि कल की न्यूज़ थी कि 1.25 लाख बच्चों ने MD कैट के लिए रजिस्टर्ड कराया है। सीट्स टोटल हैं 3000। ये 1.25 लाख वो बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, 70% मार्क्स लेके आए हैं। अगर इससे पीछे चला जाए तो तकरीबन पूरे पंजाब में कोई 8-10 लाख बच्चे होंगे जिन्होंने प्री मेडिकल ऑप्ट किया होगा। अच्छा। तो अभी ये सिनेरियो चेंज होना है, इंशाल्लाह होगा। उस्ताद मोहतरम, आप जैसे लोग, हम भी मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो मैं मिसाल से समझाना चाहूँगा, अगर थोड़ी इजाज़त आप दें। एक मेटाफोर मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि हमने खुद को कैसे पहचानना है। ये पहचान का सफ़र है बेसिकली। कैरियर मैपिंग जो है ये पहचान का सफ़र है। जब मैं खुद को पहचानूंगा तो अच्छे तरीके से मैप बना पाऊंगा और डेस्टिनेशन जो है उसको अचीव भी कर पाऊंगा। और इसके सारे लवाजमात स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। मेटाफोर ये है कि एक बुजुर्ग थे, वो एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने दूसरे शहर जाना था। रास्ते में रात और टाइम शाम का हो गया तो उन्होंने सोचा रात को गुजरना महफूज नहीं होगा। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, सामने ही कुदरती तौर पर एक कुटिया नजर आई। उन्होंने जाके नॉक किया, साहिब खाना बाहर आए। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन में तो जगह नहीं है, तह खाना है, अगर आप चाहें तो वहां रात गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं उधर रात गुजार लूंगा। वो साहब उधर चले गए, रात हो गई। हस्बे आदत वो इबादत में मशगूल हो गए, अल्लाह से लो लगा ली और खामोशी से जिक्र अज़कार करना शुरू कर दिए। उन्हें महसूस हुआ कि कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है। उन्होंने याददाश्त पर जोर दिया, सोचा कि इर्द गिर्द जब मैं गुजरा था कोई झरना, कोई झील, कोई पानी, कोई नहर, कोई नदी नहीं थी। उन्होंने मजीद गौर किया तो पता चला जहां उन्होंने जाय नमाज बिछाई हुई है उसके नीचे शायद कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है। सुबह जब हुई तो वो ऊपर गए। उन्होंने जाकर पूछा कि साहिब खाना कहाँ हैं। उन्होंने पता चला कि वो बाहर पानी भरने गए हैं। खातून ने बताया कि तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हैं डेली और थोड़ा टाइम लगेगा वापस आते हुए। वो खामोशी से बैठ गए। जब वो वापस आए पानी भर के तो उन्होंने कहा आप इतनी दूर पानी क्यों भरने जाते हैं? मुझे तो यहाँ पे आवाज़ आ रही थी पानी की। उन्होंने कहा हम तो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो पानी है ही नहीं। उन्होंने कहा आपके पास खुदाल है तो ले आए, हम मिल के जरा खुदाई करते हैं तहखाने में, हो सकता है पानी निकल आए। उन्होंने खुदाई की तो तकरीबन 3-3.5 फुट की गहराई पर, क्योंकि तहखाना था नीचे था, थोड़े से खुदाई से पानी जो है निकलना शुरू हो गया। अब मैं ये मेटाफोर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ आज के टॉपिक से। देखें, जिस तरह वो बंदा वहां रह रहा था 30 सालों से, उसे पता नहीं था कि उसके तय खाने की 3-3.5 फुट की गहराई में पानी मौजूद है और वो 7 किलोमीटर डेली जाता था और वापस आता था पानी भर के। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तौफीक की सूरत में सलाहियत, काबिलियत, हुनर, ईच एंड एवरीथिंग रख दी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे। हम उसको पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी। हम अगर उसे पहचान लें तो फिर मसाइल ही पैदा ना हो। ये सफर है यू का, आई से यू का। यू का मतलब यहां पर है योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। अपनी इतनी खूबसूरत से, इसको खूबसूरती से आपने बताया देखने वालों को। आगाज में मैंने कहा कि आइडेंटिफाई करना, खुद को पहचानना सबसे पहली सीढ़ी है उस चीज की जो अपनी जिंदगी में आप करना चाहते हैं। अपने हुनर को या आपके अंदर एक स्किल जो एग्जिस्ट कर रही है उसे पहचाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी है और सबसे ज्यादा आसान काम भी है और ये काम बहुत जरूरी भी है। ये काम आपको कैसे करना है, ये काम मैंने कैसे किया, सब इस हवाले से क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस खुशी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, आप अपने दिन का आगाज करेंगे, क्योंकि यकीन करेंगे एक मिथ है, लेकिन वाकई जब आप खुश होते हैं, इत्मीनान में होते हैं, सुकून में होते हैं, तो चीजें अच्छी अच्छी ही होती हैं आपके साथ। और जिंदगी में जो आपको मिलता है, अगर आप उसको उस तरह से डाइजेस्ट करें, तो इससे ज्यादा आसान जिंदगी कभी भी नहीं होती। और ये काम आपने ही करना है, और ये आपका ही काम है, कोई आपके लिए कभी भी कुछ नहीं करेगा। आयशा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि नात हम मुनासबत जुम्मे की मुनासबत से नात और कलाम शामिल करते हैं। तो आयशा अकबर हमारे साथ मौजूद है। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इनसे इंशाल्लाह सुनेंगे, जो भी ये बहुत खूबसूरती से गाती भी हैं और पढ़ती भी हैं, कलाम भी, हर किस्म की नौइयत जो है मैंने देखा है इनको। हमेशा मैं इनके व्हाट्सएप स्टेटस भी और एक्सवाइज़ी जो चीज़ें होती हैं वो देखती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। तो द थिंग इज कि आप जो भी कर रहे हैं, प्रोग्राम का आगाज इस बात से था, आयशा उतनी खूबसूरती से पढ़ती हैं, क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उस काम को जितनी एक्सपर्टी से वो कर रही हैं, कोई और उसको मीट ना करे, ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ये उससे भी ज्यादा अहम बात है। रहा सब, बहुत सारे लोग अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स, पावर्स, बहुत सारी कैपेबिलिटीज रखते हैं, बट दे इवन डोंट नो कि उनके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बिकॉज उनके अम्मा अब्बा की तरफ से या अपने दोस्त से बाप की तरफ से कहा जाता है कि नहीं ये करो, इस पे पैसा बहुत है, ये करो आज इसका ट्रेंड बहुत है, ये करो इस पे बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे। वो हम क्यों नहीं सोचते आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, एक क्वेश्चन मार्क है जी। इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसमें भी काफ़ी सारे आंसर्स मौजूद हैं। अगर पहले तो बात है कि हमारी सोच जो है ना, वो ज़रा महदूद है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि इंसान की असल चीज सोच है, बाकी तो हड्डियां और गोश्त है। सोच ही तब्दील होनी है। सोच क्या है? माइंडसेट। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है ग्रीन माइंडसेट के हिसाब से। ग्रीन माइंडसेट क्या है? जिस तरह आजकल स्मोक का दौरा है और पोल्यूशन है, तो ग्रीन एसी आते हैं, ग्रीन रेफ्रिजरेटर आता है, तो मैंने सोचा ग्रीन माइंडसेट क्यों ना हो। ऐसा माइंड जो हिर्स से, हवस से, लालच से, बुख से और इन चीजों से पाक हो जाए। जब अभी आपने इंट्रो में और अभी स्टार्ट में बोला कि जब आप खुश होंगे तो आपको हर चीज अच्छी अच्छी फील होगी, अच्छे से मिलेगा, अच्छे लोग मिलेगा आपको। और दूसरी चीज ये कि हम उम्मीदखोरों के साथ बैठते हैं। उस्ताद मोहतरम एक बड़ा ये टर्म यूज करते हैं, उम्मीदखोर। हम उम्मीदखोरों के साथ बैठते हैं, वो देख लेते हैं कि ये बंदा कुछ कर लेगा, वो उसको एक नई लाइन पर, नई डगर पर चढ़ा देते हैं और हम भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर वालिदैन के हिसाब से मैं एक बात करना चाहूंगा। वालिदैन मेरे ख्याल में बच्चों को समझाने की बजाय अगर उन्हें समझना शुरू कर दें, मैं रिपीट कर देता हूं, समझाने की बजाय समझना शुरू कर दें, तो ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। समझने से क्या मुराद है? देखें, मेरा बेटा है, मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो क्या बन सकता है। मतलब वो आर्टिस्ट बन सकता है। मैं उसे कहूंगा नहीं पुत्र, मैं डॉक्टर नहीं बनया सी, तू भी डॉक्टर बनना। Exactly. यहाँ मसला आता है। अपनी कमियों को हम पूरा करने के लिए नहीं कह सकते अपने बच्चों को, नहीं कह सकते। खलील जिब्रान कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये तो अमानत है अल्लाह की तुम्हारे पास, इनको तुमने ग्रूम करना है। जस्ट हम क्या करते हैं, नहीं हमने पैदा करना है। क्रिएटिविटी अल्लाह ने देकर भेजी है उन्हें। क्या बच्चा क्रिएटिव नहीं होता? बच्चा दीवारों पर जब लिखता है हम कहते हैं तुम दीवारें गंदी कर रहे हो। जब वो पेंटिंग्स बनाता है हम कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। हम उसकी सलाहियतों को दबा देते हैं। हमें क्या करना है? उसकी सलाहियतों को सिर्फ ग्रूम करना है, पैदा नहीं करनी। हम एक बार और बड़ा जुल्म करते हैं बच्चों के साथ। हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी राइटिंग खराब है। राइटिंग खराब नहीं होती जनाब, हैंड राइटिंग खराब होती है। और हैंड राइटिंग आजकल 21वीं सदी है और आगे आने वाला दौर है, कंप्यूटर से आप जो भी हैंड राइटिंग निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। राइटिंग खराब कह के उसकी क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटीज को हम सत्यानाश करके रख देते हैं। आपकी बड़ी अच्छी बात कि हम खुद को पहचानें। ये पहचान का सफर कैसे होगा? इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें कैरियर काउंसलिंग की बजाय कैरियर मैपिंग या कैरियर प्लानिंग की तरफ आना होगा। No doubt. काउंसलिंग क्या है? मतलब मैंने किसी को देखा, उसे मशवरा दे दिया, भाई मैंने ये किया है, या मेरा बेटा, मेरा हमसाया ये कर रहा है, तुम भी ये कर लो, बगैर उसे जाने, बगैर उसे समझे वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता। ये काउंसलिंग है। मैपिंग क्या है? किसी मुर्शिद को, किसी उस्ताद को, किसी बड़े को पकड़ा जाए जो उस रास्ते से गुजर चुका है। वो क्या करेगा? आपकी पर्सनैलिटी चेक करेगा, आपका माइंडसेट चेक करेगा, आपका लर्निंग स्टाइल चेक करेगा, आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा। ये 4 मेन चीजें चेक करके वो बताएगा कि आप किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। फिर वो एक रोड मैप बना के देगा, ये दुश्वारियां आएंगी, इससे ऐसे निकलना है, और साथ रहेगा जहां आप फंसने लगेंगे आपको हेल्प आउट करेगा। ये काम वो लोग कर सकते हैं
they have been through, मतलब वो उस रास्ते से गुजर चुके हों, उनका एक्सपीरियंस रहा हो, ये काउंसलिंग या इस किस्म की गाइडलाइन आपको वही लोग दे सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल जब मैंने डिग्री की, I did my very first internship at the start of the first semester. मतलब अब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर 4 साल का BS है तो 4 साल की BS पे 4 साल की डिग्री के बाद, ये 4 साल की डिग्री के अंदर जो एक इंटर्नशिप होती है बस वही करनी है। उसके बाद 4 साल की डिग्री के बाद हमने इंतजार करना है कि डिग्री हमें मिलेगी, तो वो डिग्री मिलने के बाद हम कोई ना कोई जॉब करेंगे। अब काउंसलिंग क्या है कि आपके पास डिग्री के साथ मुझे ऐसा लगता है कम से कम 6 से 7 इंटर्नशिप लेटर होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलती है। अब ये बात मुझे उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझसे मुंसलिक हर बंदा, छोटा सीनियर जूनियर, मैं उससे ये बात जरूर करती हूँ कि ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो एक छोटी सी टिप है जो कि मैंने दे दी है। इस तरह की टिप्स इर्द गिर्द हमारे बहुत जरूरी है बच्चों को देना, जो कि देने वाले लोग नहीं है। इसकी क्या वजह है कि क्या सीनियर्स भी ऐसे हैं, जूनियर्स भी ऐसे हैं, इसीलिए आजकल के बच्चे लगते हैं कि बस डिग्री कर रहे हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अच्छा, लर्निंग की एक थ्योरी है, लर्निंग कंपिटेंस थ्योरी उसे कहते हैं। उसका पहला लेवल है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, और ये सबसे बड़ा रोग है। सूरा नंबर 2 सूरा बकरा आयत नंबर 171, अल्लाह ताला फरमाता है अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अकल नहीं रखते। तो मैं इसको जोड़ता हूं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस से, कि हमें पता ही नहीं है कि हमें मालूम नहीं है। अगर इससे अगला लेवल आ जाए ना कि हमें पता चल जाए कि हमें मालूम नहीं है, तो इल्म स्टार्ट हो जाता है, बेहतरी स्टार्ट हो जाती है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं ला इल्मी का एहसास इल्म है। अब जो आपने बात की ना, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, ये मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं और इसको मैं इंशाल्लाह पूरे पंजाब के लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। आपने बड़ी प्यारी बात की, 4 साल BS डिग्री करता है बच्चा। अब BS में हो सकता है वो गलती से आ गया हो, वो करना कंप्यूटर चाह रहा था, वो केमिस्ट्री में या बॉटनी में या किसी और सब्जेक्ट में आ गया, कोई बात नहीं है। अब जो डिग्री उसने ऑप्ट कर ली उसको वो चलाता रहे साथ साथ। शौक उसका कुछ और है, बिजनेस करना चाहता है वो। मैं उसके लिए ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, और इस पर हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी, कि आप लाहौर में 10 जगहों पर जाएं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हों। उनको कहें कि मैं रोजाना 2 घंटे बिला मुआवजा आपके पास काम करना चाहता हूं। अच्छा, बिला मुआवजा क्यों? क्योंकि शौक का काम हमेशा बगैर पैसों के होता है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज ये कि 10 में से 20 में से कोई एक बंदा तो होगा जो चाहता होगा उसको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए, पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए, जरा टाई लगा के, कपड़े अच्छे पहन के, अच्छा बोल के वहां बैठना शुरू कर दे। 2 घंटे डेली मिनिमम बता रहा हूं। फेसबुक और इंस्टा से भी जान छूट जाएगी। अब जब 4 साल की डिग्री कंप्लीट होगी, अगर हम ये 2 घंटे का कलेक्टिव इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट कैलकुलेट करें, 3000 घंटे का तजर्बा हासिल कर चुका होगा वो बच्चा। एक बुक है आउटलायर मैल्कम ग्लैडवेल की, वो कहता है कि हुनर और काबिलियत के साथ तीसरी एक चीज बड़ी जरूरी है जिसका आपने जिक्र किया, वो है तजर्बा। 10,000 घंटे का तजर्बा होगा तो आप उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब स्टूडेंट बाहर निकलेगा 4 साल की डिग्री कंप्लीट करके, तो 3000 घंटों का उसे तजर्बा हासिल हो चुका होगा। और ये चीजें हम सारी फ्री करा रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं इस पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदारा मेरा फिर पेरेंट्स को पैगाम है, ये काम करने का पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ने क्या किया? आउटसोर्स कर दिया। हमने 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए बच्चे को यूनिवर्सिटी या स्कूल भेज दिया, बस अब उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये प्रोडक्ट मेरा है, मेरा बच्चा मेरा है, मेरा नाम इससे जुड़ा है, तो उसकी निगहदाश्त भी मुझे ही करनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नो डाउट बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे आजकल जो जूनियर सीनियर यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने काम शुरू किया तो कम से कम 1-1.5 साल तक मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि आपने भी पैसे कमाने का नहीं सोचना। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ एक्सपर्टीज कोशिश करें, वो क्या करे वो क्या करे, उससे सीखे उससे सीखे। 1.5 साल तक मैंने सिर्फ सीखने पे फोकस रखा है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यस, आप किसी ऐसे चैनल में जहां पर आपको अच्छी इनकम हो, अच्छी आपकी ना सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग हो जाए, तो मैंने सोचना शुरू किया। अब हमारे बच्चे यंगस्टर्स इंटर्नशिप भी पेड करना चाहते हैं, पहली बात। और ये वो बात है जो स्क्रीन के उस तरफ देखकर सब लोग बात करेंगे और सोचेंगे कि ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम तो इंटर्नशिप भी पेड सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात है फिर हमें
जॉब फौरन चाहिए होती है और ऐसी जॉब चाहिए होती है जो कि हमारी पसंद की और बिना मुआवजा इंटर्नशिप करने की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमने बच्चों को ये सिखा दिया कि आप डिग्री ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कमाना है। हमने ये नहीं बताया कि आपने पहले सीखना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, इदारे को आपकी जरूरत होगी, इदारों को आपकी जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ना एज फैक्टर, हमने असल में साइकोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स को जब से छोड़ा है और ह्यूमन साइकोलॉजी को देखना और स्पेशली एजुकेशन साइकोलॉजी को तो प्रॉब्लम्स आए हैं। होता ये है कि जो एज है ना 14 से 18 साल तक की, ये बड़ी पोटेंशियल वाली एज है। इसमें हर बच्चा चाहता है कि वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। मतलब उसे आप छोटी सी रेडी लगवा दें, कोई छोटी दुकान खोल दें, कोई छोटा सेटअप बना दें, वो करना शुरू कर देगा। सर, आप यही बात ना कंटिन्यू करते हैं। न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ, जो कि हम लोकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया तो उठें, दिन का आगाज़ अच्छे से करें, जुम्मे का खास तौर पर एहतमाम करें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो बसंती बाय किरण का ये आउटफिट है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे स्टफ के साथ ये आर्टिकल बनाती हैं और कस्टमाइज आर्टिकल के लिए भी आप बसंती बाय किरण को विजिट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में आयशा अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, क्या आज हमें दिन की मुनासबत से सुनाएंगी? क्योंकि रबीउल अव्वल है तो मैं एक कलाम सुनाऊंगी उसकी मुनासबत से। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। हुरूर हुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। हुरूर हुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पे निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला।
جو آخر میں آمینہ کا ہے لالا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے. خوش رہیں سلامت رہے. اور عائشہ اکبر کی نہایت خوبصورت آواز میں آپ نے سنا. اور ابھی پروگرام میں جب یہ نعت پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ راحت صاحب کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیمات کو بالکل آؤٹ سورس کر دیا. اگر آپ اسلامی تعلیمات کی بات کریں، نعت کی، کلام کی، قرآن پاک کی، ناصرہ کی، سپارہ کی، یہ وہ ساری چیزیں جو کہ مجھے اپنا بچپن یاد آئے تو میں باقاعدہ گھر میں ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد روزانہ سختی کے ساتھ میرے والدین کہتے تھے کہ اب آپ نے روزانہ ایک پیج پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے. یہ چیزیں ہمیں ایمفسائز کر کے، فوکس کر کے، فورس کر کے ہمیں کرائی گئی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آج کے زمانے میں یہ فرض ہے تو ہمارے اساتذہ کا. یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے. آپ دنیاوی تعلیم کی بات کریں یا آپ دینی تعلیم کی بات کریں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بچے کو سپارہ پڑھنے بھیج دیا ہے تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، وہ قرآن پاک پڑھ لے گا. اس نے قرآن پاک پڑھ لیا، دوبارہ سے ڈیلی اس کو پڑھانا یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کا فرض ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو بھی ہمارا فوکس یہی ہے. ٹیوشن، اکیڈمی، اسکول اور یونیورسٹی چلا گیا تو بچہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہمیں بھی تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جی آپ کا یہ پوائنٹ بہت ہی ویلڈ ہے. میں ذرا پچھلے والے پوائنٹ کو کلیئر کرتا چلوں. لاسٹ جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنشپ بھی پیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے شوق کی انٹرنشپ ابھی بھی نہیں کر رہے، سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے. وہ ہمارے پاس آئیں. بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام کرا رہے ہیں. شاہ صاحب کرا رہے ہیں، ہم کرا رہے ہیں، اور لوگ کرا رہے ہیں. اپنے آپ کو پہلے پہچانیں. اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ اسٹیفن آرکووی ایک دفعہ گزرا اور ایک بندہ درخت کاٹ رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹ رہا ہوں. شام کو واپس آیا، پھر کاٹ رہا تھا وہی درخت. اس نے کہا جی درخت ابھی تک کیوں نہیں کٹا؟ اس نے کہا جی میری آری تیز نہیں ہے. اچھا، ہم آری تیز نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں ہیں. شارپندہ سا، جس کو علامہ اقبال نے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں. شارپندہ سا ہمیں یاد رہ گیا کچھ نہ کچھ. خودی ہے، ہم خودی کو ڈیولپ کریں، خودی کو بلڈ کریں، اپنی قابلیت کو پہچانیں، لوگوں کے پاس جائیں. دوسری چیز آپ کی یہ، اچھا اب پیرنٹس کے جو فرائض ہیں اس میں اب دور بدل چکا ہے. 21ویں صدی بھی تقریباً 20 سال گزر گئے، آگے ہم چلے گئے. اب بچہ نصیحت سے نہیں سمجھے گا، باتوں سے نہیں سمجھے گا، وہ عمل سے سمجھے گا. ٹھیک ہے، اگر بچے کو آپ نے نماز پڑھانی ہے تو آپ بھی 5 وقت ٹائم پہ ریگولر نماز پڑھیں. اسے کہیں نا، اسے بس یہ کہیں کہ بیٹا بس 2 منٹ بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آیا. 5ویں دن وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ابو میں بھی پڑھتا ہوں. نوٹس کرتے ہیں بچے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ علم سے عمل تک کی جو روش ہے یہ ہمیں اپنانی ہوگی. اور یہ میرا نعرہ بھی ہے کہ خالی باتیں نہیں، باتیں بہت ہو گئیں، ہمیں کر کے دکھانا ہوگا. جب ہم کر کے دکھائیں گے وہ ہماری تقلید میں، ہماری فالوئنگ میں پیچھے پیچھے ہمارے بچے چلتے آئیں گے. اور ہمیں ان کا سہارا نہیں بلکہ ہمیں دوست بن کے مل جل کے. ہمارے پاس اس کی ایک ٹیکنیک بھی ہے کہ بچے کی صلاحیت کو کیسے پہچانے. جی جو میں نے ٹیسٹ گنوا دیے یہ مشکل ہے ہر پیرنٹ کے لیے. اس کی بڑی آسان سی حل ہے PPT. پی سے پلے، دوسرے پی سے پریز، اور TS سے ہے ٹائم سپینڈنگ. ڈیلی بچے کے ساتھ 10 سے 15 منٹ کوئی چھوٹی موٹی گیم کھیلیں. اتنا ٹائم تو پیرنٹ نکال سکتے ہیں اگر نکالنا چاہیں. اس کے ساتھ آپ کبھی کبھار باہر جائیں، ہفتے میں، مہینے میں نیچر اس کو دکھائیں، اس کو کوئی نئی چیزوں کی وزٹ کرائیں، کوئی فیکٹری دکھا دیں، کوئی ٹی وی چینل دکھانے کے لیے لے آئیں. مختلف اسے ایکسپوجر دیں، ویژن اس کا بنائیں. اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو وہ اچھے کرتا ہے، واقعتاً اچھے کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اسے بتائیں یہ بیٹا آپ نے اچھا کیا ہے، اس کو اس طرح کر کے مزید اچھا کیا جا سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو 1000 روپے کا کھلونا لے کے دیا، اس کو کریوسٹی ہے کہ میں دیکھوں اندر کیا ہے، وہ کھولنا چاہتا ہے، کریٹیو ہے نا. ہم اسے تھپڑ لگاتے ہیں، میرا 1000 روپے تو نے ضائع کر دیا، توڑ دیا کھلونا. کریٹیویٹی کو ہم نے دبا دیا. پھر جب وہ ہوتا ہے 24 سال کا، ہم کہتے ہیں پتر تو کما کے نہیں آندا. اور جب اس کی عمر تھی کمانے کی 14 سے 18 سال، اس وقت ہم نے اسے پیمپرنگ کیے رکھی اور اس کو گھر بٹھائے رکھا، جیب خرچ دیے رکھا. اب وہ عادی ہو گیا. یہ ساری نفسیات پہچاننی ہوگی. ہر انسان کی زندگی میں 9 سوالات آتے ہیں مختلف ایجز میں.
اگر ان کو صحیح طرح سے ایڈریس کر لیا جائے تو وہ مثبت سائڈ پر چلا جاتا ہے ورنہ منفی سائڈ پر چلا جاتا ہے. تو پیرنٹس کو یہ سیکھنا ہوگا خدارا. اور میں پیرنٹس کو شاید اس وقت سکھانا, اچھا چلے میں ایک بات اور کرتا ہوں کیونکہ آپ کو شوق ہے اس چیز کا اور نالج بھی ہے بہت زیادہ. ایجوکیشن کیا ہے؟ 21ویں صدی سے پہلے ایجوکیشن کا معیار تھا کہ جس کو پڑھنا لکھنا بولنا آتا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. 21ویں صدی کے معیار چینج ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. 21ویں صدی کا پڑھا لکھا انسان وہ ہے جو پہلے سے بنے ہوئے کنسپٹ کو بھولے اور نیا کنسپٹ اپنے ذہن میں بٹھائے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل کرونا کے دور میں اساتذہ کو ایک بڑا پرابلم آیا. کچھ ٹیچر سے لاگ ان نہیں ہوتا تھا آن لائن, کچھ سے لاگ آؤٹ نہیں ہوتا تھا, کچھ جو ہے وہ مائک بند کر کے ہی پورا لیکچر پڑھا دیتے تھے اور سٹوڈنٹس کو آواز نہیں جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے پرانی جو روش تھی اس کو ترک نہیں کیا, نئی چیزیں نہیں سیکھی. انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ان لرن, اور پھر اس کے بعد ہم ری لرن کریں. جو ہمیں پتا ہے اس کو بھولیں, لیکن یہ بڑا مشکل عمل ہے. اس کے لیے جبر کرنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. اور سیکھنے سے تو ہم ایسے بھاگتے ہیں کہ مثلا میں اس کی ایک مثال دوں کہ ٹریفک رولز کو اگر ہم دیکھیں تو ڈرائیور سے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موت واقع ہو جائے تو 302 کا پرچہ ہوتا ہے. اگر لائسنس ہو اس کے پاس تو اس کی بچت ہو سکتی ہے, پھر اسے پھانسی یا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ایکسپرٹ اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں, مجھے جو تھوڑا بہت علم ہے. لیکن ہم ڈرائیونگ نہیں سیکھتے اور لائسنس بنوانا بھی گوارا نہیں کرتے. اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو خدا نخواستہ 302 کا پرچہ ہو سکتا ہے. پھر بھی ہم لائسنس, کیونکہ اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہمارا مزاج نہیں ہے سیکھنے کا. تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا, سیکھنے کا مزاج پیدا کریں. جب سیکھنے کا مزاج پیدا ہوگا تو پھر ساری راہیں کھلتی جائیں گی, آسان ہوتی جائیں گی. اور میرا پیغام پوٹینشل پیرنٹس کے لیے ہے. اب پوٹینشل پیرنٹس کون ہیں؟ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے آگے جا کر گھر بسانے ہیں, پیرنٹس بننا ہے. ان کے لیے ہمارے پاس ورک شاپس ہیں باقاعدہ کہ پیرنٹنگ ہے کیا. ہماری ایک بک بھی آ رہی ہے, اس میں پورا ایک سکیچ ہے, ایک لے آؤٹ ہے, ایک وے آؤٹ ہے, روڈ میپ ہے کہ پیرنٹنگ بیسیکلی ہے کیا. اور پوٹینشل پیرنٹس کو ہم یہ سکھائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کریں تاکہ آگے آنے والی 10-20 سالوں میں نسلیں بدل سکیں. اچھا, آپ نسل کی بات کر رہے ہیں, آپ نے 21st سینچری کی بات کی, یس ایرا آف ٹیکنالوجی نو ڈاؤٹ. لیکن اب کیا ہوا کہ ہم جب ڈیجیٹل پاکستان پہ سوئچ کیے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی انکلوڈنگ ایوری ون, ہمیں بھی وہ زوم اور جہاں پر ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں, اگر ہمارے اساتذہ ٹیچرز پیرنٹس کو نہیں پتا تھا تو ہمیں بھی اس چیز کا ایکسپیرینس اس طرح سے نہیں تھا. ہم نے ہمارے لیے بالکل نئی چیز تھی, لیکن ہم نے اس کو ڈائجسٹ کیا. اس کے بعد سوال یہ کہ ہم نے اس پر فارم کیسے رہنا ہے, ہم نے کنسسٹنسی سے اس چیز کی اسٹیبلٹی کو سسٹین کیسے کرنا ہے, یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اگر ای کامرس اتنی واسٹ ہوئی ہے صرف اس لاک ڈاؤن میں, کوارنٹین میں, بزنس آپ کے ایکسپینڈ ہوئے ہیں اور صرف آن لائن ایکسپینڈ ہوئے ہیں, اور ہم نے آن لائن کلاسز کا رجحان دیکھا ہے, تو اب ہم اس کو سوئچ کیسے کریں, اب اس کو سسٹین کیسے کریں ایٹ دا سیم پلیس. جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, کوئی ڈگری کرنے کا, کوئی کام کرنے کا, کوئی جاب کرنے کا, ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں, جو کنفیوز ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کنسسٹنسی سے اس پر قائم کیسے رہنا ہے, یہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. جب قاسم علی شاہ صاحب آئے تھے تو میں نے بار بار ایمفسائز کیا تھا اس بات سے کہ ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 بندے فیصلہ کرتے ہیں, فیصلے پہ قائم رہتے ہیں, تھوڑی دیر تک چلتے ہیں, لیکن بہت جلد کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں, نا امید بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یا تو اس کو کوئٹ کر دیں یا پھر ہم سلو ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو مسلسل موٹیویٹ رکھنے کے لیے بھی دن رات کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں, خوش رہیں گے, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں, آپ موٹیویٹ ہوں گے؟ جی, آپ کا یہ فارمولا بھی بہت ویلڈ ہے, زبردست ہے اور یونیورسل ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ABC فارمولا ہونا چاہیے. ABC کیا ہے؟ ABC ہے آلویز بلیو کریٹر. جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کا کوئی مقصد رکھا ہے, اللہ پہ یقین, کریٹر مین اللہ, جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کا کوئی مقصد رکھا ہے اور وہ آپ کو وہاں لے جائے گا. آپ کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے, ٹرائی کرنا ہے, صدا لگانا ہے. یہ آپ کو مسلسل موٹیویٹ ٹھیک ہے, یہ مسلسل موٹیویٹ کرے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم جو وقتی طور پر موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سن کے, کسی کو دیکھ کے, ہمارے معیار غلط ہوتے ہیں, ویلیوز غلط ہوتی ہیں. ہم نے ڈگری
آپٹ کر لی, اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک وجہ بتا دیتا ہوں, اس کے موٹیو پیسہ ہوتا ہے. بالکل ایسے یہ ہوتا ہی ہے. دیکھیں, کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ ادا کرنی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کامیابی سے قیمت لینی ہے, ہمارا کنسپٹ الٹ ہے. ویری 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 گڈ. کامیابی کی قیمت ادا کریں, پھر وہ آپ کو واپسی ادائیگی شروع ہو جائے گی. اب اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں. ایک بک ہے ایٹامک ہیبٹ کے نام سے, اس کی سمری میں پریسی چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب باہر سے خود کو چینج کرے گا نا, وہ وقتی طور پر ہوگا. اچھا, مثلاً کیسے؟ مثلاً میں کہتا ہوں کہ جی میں اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر بناؤں گا, یہ ایک ظاہری میرا خواب ہے یا خواہش ہے. اگر میں اس کو یہ سوچوں کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ میں بھیج کر بناؤں گا, تو اب میرا ٹارگٹ چینج ہو گیا, میرا رستہ بھی چینج ہو جائے گا. پہلے تھا ڈاکٹر بناؤں گا, ڈی جی خان میں بھی ہو جائے تو ہو جائے. اب ٹارگٹ چینج ہوا تو میرا وے آف پروسیڈنگ چینج ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا ڈاکٹر اور ایک اچھا انسان بناؤں گا, اب پیراڈائم شفٹ آ گیا. پیراڈائم شفٹ آ گیا. اب میں اس کی ویلیوز پر, اس کی ایتھکس پر, اس کے ڈسپلن پر, اس کی کریٹیویٹی پر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ پر کام کروں گا. ایک ملغوبہ تیار کروں گا, ایک پراپر پیکج تیار کروں گا. ان سب چیزوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی کوئی بھی کام کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ 3 سٹیپ تھے, پہلے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, پھر کس یونیورسٹی سے بنے گا, پھر اس کے بعد اچھا انسان بنے گا. یہ ہماری پریورٹیز ہیں, یہ ہمارے سٹیپس ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنا ہے. سو تھینک یو سو مچ, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی اس پوائنٹ پہ کہ آل دو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ نہیں کرنا ہے. کاؤنسلنگ کے لیے, گائیڈ لائن کے لیے ایکسپرٹی بہت سارے لوگ آپ کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ خیر خواہ نہیں بھی ہوتے. تو سجیشن, مشورے اور تنقید برائے اصلاح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی چیز, کون سی اسکل ایگزسٹ کر رہی ہے, اس سے پالش کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کیش کیسے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں اور عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام یا نعت سنتے ہیں, اس کے بعد کلوزنگ لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو, اور کووڈ کی وجہ سے پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان. عائشہ اوور ٹو یو. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کہکشاں گزر چاند ستارے زرے, کہکشاں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا 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 صلی علی مرحبا 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 صلی علی. شجر ہواؤں کے گنگنائے حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے. فضا کے نغمے یہی بتائے
حضور آئے حضور آئے عطائے رب جہان دیکھو نبی کی آمد کی شان دیکھو ہواؤں نے بھی دیے جلائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے آیا نبی